अच्छा भाई, सेल एंड लीज बैक, इसके ऊपर एक कहानी चल रही थी। मैंने बोला कि भाई जो है वो एक ऑर्डर आया मेरे पास। ठीक है। और एक बहुत बड़ा ऑर्डर था, नॉर्मली जो मैं काम किया करता था उससे बड़ा ऑर्डर। ठीक है। अब वो ऑर्डर करने के लिए मेरे पास इतना फाइनेंस ही नहीं था अवेलेबल कि मैं उस ऑर्डर को फुलफिल कर सकूं। तो मैं उस ऑर्डर को क्या कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था। तो फैसल भाई हमारे साथ बैठे हुए थे। तो फैसल भाई ने बोला कि यार ये तू क्यों कर रहा है भाई ऐसे काम। मैंने बोला यार पैसे ही नहीं, मैं कैसे जो है वो इतना बड़ा ऑर्डर जो है वो फुलफिल कर सकूं। तो कोई मसला नहीं यार, तो ये ऑर्डर ले ले, फाइनेंस की टेंशन मत ले। ठीक है। फाइनेंस की टेंशन मत ले, और ये ऑर्डर तू ले ले, और अरेंज हो जाएगा फाइनेंस। मैंने बोला यार फासिल भाई देख लो यार, मैं आपके कहने पर जो है वो ये ऑर्डर ले रहा हूँ। ठीक है। और फिर उसके बाद फिर आगे फाइनेंस जो है वो आपने ही अरेंज करना है। फैसल भाई ने बोला ठीक है यार, कोई मसला नहीं है, फाइनेंस में अरेंज कर दूंगा। तुम एक काम करो, तुम ये ऑर्डर जो है वो ले लो। मैंने वो ऑर्डर क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, अब मैं फैसल भाई के पास आया, मैंने बोला यार अब बताओ पैसा कहाँ से लेकर आऊं इसको फुलफिल करने के लिए ऑर्डर को। इसने बोला एक काम कर, एक काम कर, ये तेरे पास फैक्ट्री है ना, इसको तो, इसकी जो मशीनरी है ना, इसकी जो मशीनरी है वो मुझे बेच दे। मेरे पास पैसा बहुत है, मैं ये मशीनरी खरीद लूं। मैंने बोला चल ठीक है, अगर मैं तुम्हें मशीनरी बेच देता हूँ, अगर मैं ये मशीनरी तुम्हें बेच देता हूँ तो मेरा फाइनेंस का मसला तो हल हो जाएगा, पैसा तो मेरे पास आ जाएगा। लेकिन माल कहाँ पे तैयार करूंगा जब मशीनरी में तुम्हें बेच दूंगा, कहाँ सड़क पे तैयार करूंगा माल। तो फैसल भाई ने मुझे ये बोला कि यार तुम एक काम करो, अपनी मशीनरी मुझे बेच दो, और यही मशीनरी जो तुम मुझे बेच रहे हो मुझसे लीज पे ले लो। मैंने बोला क्या बोला तुमने, समझ नहीं आई बात। तो बोला कि यार तुम्हें फाइनेंस का इशू है। मैंने बोला हाँ फाइनेंस का इशू है। फाइनेंस के सोर्सेज क्या है, नॉर्मली कंपनी के पास क्या होते हैं, तुम एक काम ये कर लो, तुम अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दो। मैंने बोला नहीं कर सकता कंपनी के शेयर इशू। अच्छा तुम एक काम करो, बैंक से लोन ले लो। मैंने बोला नहीं, बैंक से लोन भी नहीं मिल सकता। डिबेंचर्स इशू कर दो, नहीं डिबेंचर्स भी इशू नहीं कर सकता। ये तो सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, जब मैं डिबेंचर्स इशू करूंगा, लोन लूंगा, वो मैं सारी की सारी चीजें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दिखाऊंगा। तो शेयर होल्डर आगे मुझे बोलेंगे भाई इतना बड़ा कर्जा तुमने क्यों लिया। तो फैसल भाई ने ये बोला कि एक काम करो, ये जो तुम्हारी मशीनरी लगी हुई है ना, ये सारी की सारी मशीनरी तुम मुझे बेच दो, मैं तुम्हें कैश दे देता हूँ। तो तुम्हारा फाइनेंस का मसला क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, माल तैयार कर लोगे। मैंने बोला माल कहाँ पे तैयार करूंगा, इसी मशीनरी पे। कैसे तैयार करूंगा, तुम जो मशीनरी मुझे बेच रहे हो वही मशीनरी तुम मुझसे लीज पर ले लेना, और उसका रेंटल मुझे पे करते रहना। और अपना जितना भी तुम्हारा बड़ा ऑर्डर है, ये तो ऑर्डर अगर तुमने फुलफिल कर दिया तो तुम्हारा 4 साल क्या 5 साल क्या अगले 10 साल तक तुम्हारे पास इतने ऑर्डर आते रहेंगे। तो मैंने बोला यार बात तो तुम सही कर रहे हो। अब मुझे फाइनेंस के लिए ना ही शेयर होल्डर के पास जाना पड़ेगा, ना ही मुझे बैंक के पास जाना पड़ेगा लोन लेने के लिए। मैं ये करूंगा कि यही मशीनरी जिससे मैं काम करूंगा, जिससे मैं ऑर्डर तैयार करूंगा, यही मशीनरी मैं फैसल भाई को क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। और बेचने के बाद वही मशीनरी जो उनको बेची है उनसे लीज पर यानी कि रेंट पर ले लूंगा। एग्रीमेंट कर लूंगा, 5 साल का एग्रीमेंट कर लूंगा, 5 साल तक तुम्हें रेंट दूंगा। फिर उसके बाद पे बैक ऑप्शन तुम मुझे दे देना, मैं तुमसे मशीनरी वापस खरीद लूंगा। बल्ले बल्ले हो जाएगी ना, ऑर्डर भी तैयार हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये होता है सेल एंड लीज बैक। कि कंपनी क्या करती है जब कंपनी को फाइनेंस का शॉर्टेज होता है, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास आती है। सिमेंस की एग्जांपल ले लो आप। ठीक है। सिमेंस की एग्जांपल में अगर उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाकर देखना, सिमेंस एक बहुत बड़ा इदारा, मल्टीनेशनल कंपनी, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने ज्यादातर एसेट्स जो है वो क्या किए हुए, लीज बैक किए हुए, सेल एंड लीज बैक किए हुए, बेचकर वही एसेट अपने पास रखे हुए हैं और उनका रेंटल पे कर रहे हैं। क्योंकि मुल्क के हालात ही इस तरह के चल रहे हैं यार, कभी भी जो है वो सब कुछ बंद हो सकता है। तो एक काम करो, सिक्योर हो जाओ, अपना एसेट बेच दो, काम करते रहो जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। तो 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या करना, 4 साल बाद या 5 साल बाद, 10 साल बाद वही एसेट तुम्हारे पास आ जाएंगे, और तुम्हारा जो ऑर्डर है वो भी फुलफिल हो जाएगा। ये होती है कहानी सेल एंड लीज बैक की। मैंने बोला चलो ठीक है यार फैसल भाई, जो आपने मुझे बात समझाई ये मुझे समझ में तो आ गई।
लेकिन यार इसमें इसकी वर्किंग किस तरीके से होगी? अच्छा, फैसल भाई ने मुझे बोला कि यार इसमें ना 3 पॉइंट आएंगे, 3 तरह की तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सेल्स एंड लीज बैक में कोई इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है इसके, बस तुमने सिंपल सिंपल सी 3 कैलकुलेशंस करनी है। मैंने बोला अच्छा यार तुम बताओ कि 3 कैलकुलेशंस कौन कौन सी मैं करूंगा। तो फैसल भाई ने बोला पहला काम तुम ये कर लेना, पहला काम तुम ये कर लेना, तुम ना लीज पर ले रहे हो ना, तो तुम लीज लायबिलिटी निकाल लेना। जब भी जब भी आप कोई भी एसेट सेल एंड लीज बैक पर लेकर आओगे, तो सबसे पहला काम तुमने ये करना है, तो तुमने अपनी लीज लायबिलिटी निकालनी है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तुमने पहला काम तो बता दिया कि मैं लीज लायबिलिटी निकालनी है, लेकिन लीज लायबिलिटी मैं निकालूंगा कैसे? मैं बोलूंगा नल्ले, फैसल भाई मुझे बोलेंगे नल्ले तुमने कैसे निकालनी है, जैसे तुम पहले निकालते थे लीज लायबिलिटी, कैसे निकालते थे? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाकर। सिंपल सिंपल। क्या था प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला? ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आर। इस तरीके से अपनी क्या निकालते थे तुम? लीज लायबिलिटी निकालते थे। तो अभी भी क्या करोगे? उसी तरीके से अपनी लीज लायबिलिटी निकालोगे। मैंने बोला चलो ठीक है, इस तरीके से मेरी क्या निकल जाएगी? लीज लायबिलिटी निकल जाएगी। ये तो मैं निकाल लूंगा, ये मैंने पहले भी लेसी की अकाउंटिंग के अंदर लीज लायबिलिटी निकालना सीखा हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा हुआ है। अच्छा दूसरा काम बताओ मुझे, दूसरा काम मैं क्या करूंगा? फैसल भाई ने बोला दूसरा काम तुम ये करोगे, दूसरा काम तुम ये करोगे, आरओयू की कैलकुलेशन करोगे। आरओयू की कैलकुलेशन करोगे। आरओयू का मतलब क्या है? राइट ऑफ यूज। क्योंकि तुम एसेट किस पे ले रहे हो? लीज पर ले रहे हो। अब जब तुम लीज पर ले रहे हो तो उस एसेट को तुम अपने पास आरओयू भी तो दिखाओगे बैलेंस शीट के अंदर। मैंने बोला हाँ बात तो तुम सही कर रहे हो, लीज लायबिलिटी के साथ साथ हमने लेसी के अंदर ये पढ़ा था आरओयू की कैलकुलेशन भी करनी थी। आरओयू की कैलकुलेशन वैसे ही करूंगा जैसे पहले कर रहा था। फैसल भाई बोलेंगे नहीं, आरओयू की कैलकुलेशन तुम वैसे नहीं करोगे। मतलब फिर कैसे करूंगा आरओयू की कैलकुलेशन? आरओयू की कैलकुलेशन के लिए आरओयू की कैलकुलेशन के लिए तुम्हें एक छोटा सा फार्मूला लगाना पड़ेगा। मेरे बोला फार्मूला कौन सा है? फार्मूला फैसल भाई ने बताया, आरओयू इक्वल्स टू कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। बस ये चीज एक नई आ गई आप लोगों के पास। आरओयू की कैलकुलेशन के लिए आरओयू की कैलकुलेशन के लिए हमें कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। मैंने बोला अच्छा ठीक है, दिमाग थोड़ा बहुत तो चल रहा है कि कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। कैरिंग वैल्यू निकलती थी कि भाई एसेट की कॉस्ट में से उसका जितना भी डेप्रिसिएशन है अगर मैं वो माइनस कर दूं तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ जाती है। अच्छा फिर उसके बाद फेयर वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है, उस एसेट की फेयर वैल्यू क्या है ये तो निकालने की जरूरत नहीं। अच्छा नेट प्रेजेंट वैल्यू, फैसल भाई ये कहानी आपने कौन सी सुना दी? नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्या ये वो नेट प्रेजेंट वैल्यू वही है जो अभी हमने लीज लायबिलिटी के अंदर ऊपर जो कैलकुलेशन की थी? क्या ये वही नेट प्रेजेंट वैल्यू है या किसी और तरीके से नेट प्रेजेंट वैल्यू निकली? तो फैसल भाई ने बोला नहीं, यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो रहा है अब तक जो मैंने अभी तक पढ़ा है? हम सेल एंड लीज बैक कर रहे हैं, 3 स्टेप हैं फैसल भाई ने बताए हैं। पहला स्टेप क्या है कि भाई लीज लायबिलिटी निकाल लो। लीज लायबिलिटी कैसे निकालो? वैसे ही निकालो जैसे पहले निकालते थे। अच्छा फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप वही है, आरओयू निकालना है आपको। आरओयू कैसे निकलेगा? आरओयू कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पर जो झगड़ा आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या वही वैल्यू है जो ऊपर हमने लीज लायबिलिटी लिखी है? क्या ये वही है? फैसल भाई यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, नेट प्रेजेंट वैल्यू वो नहीं है।
मैंने बोला अच्छा यार नेट प्रेजेंट वैल्यू वो नहीं है तो भाई नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो बता दो, रात के 2 बज रहे हैं यार, 1 बज रहा है यार, बता दो, जल्दी जल्दी सोना भी है, सुबह ऑफिस जाना है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बता दो, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? तो फैसल भाई ने ये बोला कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो निकलेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी बोले तो ये मिनिमम लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, ये तुम लिख देना, ठीक है। उसके साथ तुम प्लस माइनस कर देना एडजस्टमेंट को। तो तुम्हारे पास एनपीवी आ जाएगी। एनपीवी बोले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हम किस लिए निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें आरओयू चाहिए, क्योंकि ये सेल एंड लीज बैक का एग्रीमेंट है, कैरी वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू। अब यहां पर हमें चाहिए क्या? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक फॉर्मूला जो है हमें फैसल भाई ने दरियाफ्त करके दिया है कि आप लिखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस माइनस कर दो एडजस्टमेंट को, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी क्या है वो तो आप पहले स्टेप में ही निकाल चुके, वही आपकी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। प्लस माइनस क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट प्लस माइनस करनी है। अच्छा, अब ये प्लस माइनस एडजस्टमेंट क्या है? तो उसके बारे में फैसल भाई ने बताया कि प्लस माइनस एडजस्टमेंट का मतलब है कि सेल्स वैल्यू एंड फेयर वैल्यू, ये है एडजस्टमेंट। देखो मेरी बात सुनो, अब यहां पर सेल एंड लीज बैक की बात हो रही है। तो जैसे सपोज करो एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बताऊं कि अगर लेट सपोज अगर मैं वो एसेट फैसल भाई को 100 रुपए का बेच रहा हूं और उस एसेट की फेयर वैल्यू 80 रुपीज थी, बताओ मुझे 20 रुपीज का क्या होगा? एक एसेट गेन होगा, फैसल भाई ने बोला गेन होगा, ठीक है, क्योंकि फैसल भाई को भेज रहा हूँ ना, तो फैसल भाई को गेन भी चुभेगा, लॉस भी चुभेगा, दोनों चीजें चुभेगी। फैसल भाई ने तो फौरन बता दिया कि क्या होगा, गेन होगा। सारे एग्री करते हैं कि क्या होगा सर? गेन होगा। कि सर अगर आपकी सेल्स वैल्यू और आपकी फेयर वैल्यू माइनस कर दें, अगर तो सेल्स वैल्यू ज्यादा है फेयर वैल्यू कम है तो हमें सर क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा, ठीक है। मेरा बोला अगर अगर सेल्स वैल्यू हो 80 रुपए और फेयर वैल्यू हो 100 रुपए, तो फिर 20 रुपए का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो ये जो गेन और लॉस है, ये जो गेन और लॉस है, इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट। यानी कि सेल्स वैल्यू और फेयर वैल्यू का डिफरेंस जो है ये हमारे पास कहलाता है एडजस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे बता दें कि गेन होगा या लॉस होगा, आपने एडजस्टमेंट को ये कहा था, ये सारी की सारी चीजें क्या है? एडजस्टमेंट है। अब आप मुझे जरा सा ये बता दें कि एडजस्टमेंट में हमें या तो गेन हो रहा है या तो लॉस हो रहा है। तो एडजस्टमेंट में इसी वजह से मैंने यहां पर क्या लिखा था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस माइनस एडजस्टमेंट। या तो एडजस्टमेंट को प्लस करोगे या तो एडजस्टमेंट को माइनस करोगे। अब प्लस कब करेंगे, माइनस कब करेंगे? छोटी सी बात, अगर तो गेन होगा तो लेस कर देना, यानी के माइनस कर देना, यानी के सब्ट्रैक्ट कर देना, अगर गेन होगा तो। और अगर लॉस होगा तो क्या कर देना? ऐड कर देना, यानी कि प्लस कर देना,
यानी कि ऐड कर देना। तो ये कहानी सुनाई मुझे फैसल भाई ने एडजस्टमेंट के लिए। अगर मेरे पास एडजस्टमेंट आ गई और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी आ गई, प्लस माइनस करूंगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू को ऊपर लिखूंगा, फेयर वैल्यू को नीचे लिखूंगा, कैरिंग वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो क्या आ जाएगा, आर ओ यू। ये हमारे पास दूसरा स्टेप आ गया, आर ओ यू का। यहां तक क्लियर हो गई बात सबको? यहां तक कोई सवाल किसी का? नहीं भाई, गेन प्लस लॉस माइनस नहीं, गेन माइनस लॉस प्लस, गेन माइनस लॉस प्लस, उल्टा चलेंगे, उल्टा चलेंगे। देखो भाई, गेन प्लस क्यों और माइनस क्यों हो रहा और लॉस प्लस क्यों हो रहा है? तुम्हें देखो, जब आप एसेट को सेल कर रहे हो, जब आप एसेट को सेल कर रहे हो, तो एसेट को बेचते वक्त आप ये एज्यूम कर रहे हो कि आपको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है? और गेन करते, गेन फिर उसके बाद वही एसेट आप क्या कर रहे हो, लीज बैक ले रहे हो। ऑटोमेटिकली जो आपकी एनपीवी होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी, वो एडजस्ट हो जाएगी उस गेन के साथ। बोलोगे नेट प्रेजेंट वैल्यू ये, अच्छा इतना गेन हुआ, माइनस कर दो यार, बाकी का अमाउंट मुझे पे करना है। एक तो अमाउंट गेन का हो गया था ना, वो तो एडजस्ट हो गया। लॉस की सूरत में आप क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि एक तो लायबिलिटी वो पे करनी है और ऊपर से ये लॉस हो गया, तो अमाउंट तो ज्यादा हो जाएगा, तो दोनों को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। तो ये वैल्यू निकालने के बाद आपने उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू में लिखना है, डिवाइड करना है फेयर वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देना है कैरिंग वैल्यू के साथ, तो आपके पास आरओयू आ जाएगा। तो ये दो स्टेप हमें बता दिए फैसल भाई ने। पहला स्टेप लीज लायबिलिटी निकालो, दूसरा स्टेप आरओयू निकालो। लीज लायबिलिटी क्या है, एन्युटी का अमाउंट मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आर। आर यू क्या है, आर यू है कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय फेयर वैल्यू, कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय फेयर वैल्यू, कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय फेयर वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस माइनस एडजस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस माइनस एडजस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस माइनस एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट है सेल्स वैल्यू और फेयर वैल्यू का डिफरेंस। सेल्स वैल्यू और फेयर वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, लॉस होगा या गेन होगा। अगर तो लॉस हुआ तो प्लस और गेन हुआ तो माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एडजस्टमेंट आ जाएगी। यहां तक बेटा दोनों स्टेप क्या हो गए, क्लियर हो गए सबको? दोनों स्टेप क्लियर हो गए? यहां तक किसी का कोई सवाल? फैसल भाई कोई सवाल? ठीक है, ठीक है। सहीदा ने बोला है कि सर यस सर क्लियर हो गया, इसका मतलब समझ में आ गया। क्योंकि इनको ये वाला चैप्टर जो है वो मुश्किल लग रहा था, मुझे भी ये वाला चैप्टर मुश्किल लगा था जब मैंने पढ़ा। अच्छा सर फैसल भाई तीसरा स्टेप तो बता दे, बहुत रात हो गई, हमने सोना भी है, जल्दी जल्दी तीसरा स्टेप भी बता दे। तो फैसल भाई ने हमें तीसरा स्टेप बताया कि भाई तीसरा स्टेप ये होगा कि आपको लॉस और गेन निकालना होगा। सर अभी तो हमने लॉस और गेन निकाला है, वो बेटा आप लोगों को समझाने के लिए लॉस और गेन निकाला है, ये एक्चुअल लॉस और गेन नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी लॉस और गेन सेल्स वैल्यू और फेयर वैल्यू के दरमियान नहीं होता। हमेशा जो लॉस और गेन होता है वो कैरिंग वैल्यू और सेल्स वैल्यू के दरमियान होता है। ठीक है? तो तीसरा स्टेप जो आपको फैसल भाई ने ये बताया कि आप क्या करो, लॉस और गेन निकाल दो। अच्छा लॉस और गेन निकालने के लिए मैंने पूछा फैसल भाई ये बता दो लॉस और गेन कैसे निकलेगा। तो फैसल भाई ने एक बड़ा सा फार्मूला बताया। अब वो बहुत बड़ा था फार्मूला, मैंने बोला यार फार्मूला आपने बहुत बड़ा बता दिया, फार्मूले को थोड़ा छोटा करो यार। तो फैसल भाई ने थोड़ा सोचा, फैसल भाई ने बोला आर ओ यू तुम्हें याद हो गया, आर ओ यू कैसे निकला था? मैंने बोला जी फैसल भाई आर ओ यू मुझे याद हो गया। आर ओ यू कैसे निकाला था, कैरिंग वैल्यू लिखी थी, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किया था,
फिर एनपीवी लिखी थी, और फिर हमने डिवाइड कर दिया था फेयर वैल्यू से। ये हमने आरओयू का फॉर्मूला अभी अभी आप लोगों के सामने ऊपर लिखा है, सबूत आप लोगों के सामने ऊपर सामने है। आरओयू का फॉर्मूला क्या है? कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय फेयर वैल्यू। अच्छा फैसल भाई, आरओयू का तो हमें फॉर्मूला याद है, लॉस और गेन निकालने के लिए क्या करें? आरओयू के फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक काम ये करो, सबको फेयर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई माइनस करो, सबको फेयर वैल्यू के साथ क्या करवा दो? माइनस। मैंने कहा अच्छा ठीक है, माइनस करवा देता हूँ फेयर वैल्यू के साथ कैरिंग वैल्यू को, माइनस करवा देता हूँ फेयर वैल्यू को एनपीवी के साथ। नीचे जाना नहीं नहीं नहीं, बस न्यूमिनेटर के अंदर फेयर वैल्यू के साथ क्या करवा दो? माइनस करवा दो। आपको लॉस और गेन का पता लग जाएगा। ये 3 स्टेप कर लिए तुमने, अब तुम हो गए चीजें बिल्कुल। लीज लायबिलिटी निकाल ली, आरओयू निकाल लिया, लॉस और गेन निकाल लिया, अब तुम हो गए बिल्कुल चीते। अब तुम इजीली सेल एंड लीज बैक का किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा उसको डील कर सकते हो। यहां तक भाई किसी का कोई सवाल? लॉस और गेन देखो, जब भी आप कोई चीज सेल करते हो ना, ऑब्वियसली बात है आपको लॉस और गेन होता है। काशी जिया साहब बड़े आदमी है यार, बड़े आदमी है माशाल्लाह से, हमारे उस्ताद की रूह क्या उनकी तो झलक भी नहीं आ सकती। फेयर वैल्यू वर्सेस सेल्स वैल्यू, वो यहाँ पे लिखा है। सेल्स वैल्यू और फेयर वैल्यू, सेल्स वैल्यू फेयर वैल्यू का डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या होगी? एडजस्टमेंट होगी। अच्छा से फेयर वैल्यू और सेल्स वैल्यू का डिफरेंस वो मैंने ऊपर निकाल के एरो बना के दिखाया कि सेल्स वैल्यू फेयर वैल्यू को माइनस करना, अगर तो तुम्हें गेन लग रहा हो तो क्या कर दो? माइनस। और अगर तो तुम्हें लॉस लग रहा हो तो क्या कर दो? प्लस। तो आपके पास एडजस्टमेंट आ गई, और एडजस्टमेंट को आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एवरीथिंग में वही प्लस माइनस करो, तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। नेट प्रेजेंट वैल्यू को मारो कैरिंग वैल्यू के साथ, डिवाइड करवा दो फेयर वैल्यू के साथ, तो आरओयू आ गया। और किसी का कोई सवाल? लॉस और गेन में फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है इतना बड़ा, सिर्फ और सिर्फ आरओयू का फॉर्मूला लिखो, आरओयू के फॉर्मूले के साथ माइनस करवा दो फेयर वैल्यू को, तो आपको लॉस और गेन का पता लग जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, अब जल्दी जल्दी चलते फिरते इसकी जर्नल एंट्री भी बता दें कि इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी। आर यू बता दे, ये लॉस और गेन बता देता हूँ मेरा बच्चा, ये देखो दोबारा से बता। देखो आर यू, सॉरी लॉस और गेन, क्या करो पहले आर यू का फॉर्मूला लिखो। आर यू का फॉर्मूला ये रहा, कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू, लिख दिया फॉर्मूला। अब ये जो फेयर वैल्यू नीचे लिखी है ना आपने, उसके ऊपर माइनस करा दो सबके साथ, माइनस फेयर वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू, बस ये आपके पास क्या आ गया? आरओयू का फॉर्मूला, सॉरी लॉस और गेन का फॉर्मूला। बस आरओयू का फॉर्मूला लिखा, आरओयू का फॉर्मूला लिखने के बाद नीचे लिखा क्या है? फेयर वैल्यू, माइनस करा दो। इससे भी आसान और लॉस और गेन का फॉर्मूला नहीं हो सकता। सिंपल, आरओयू का फॉर्मूला लिखा, आरओयू का फॉर्मूला लिखने के बाद नीचे देखा क्या है? फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू को सबके साथ माइनस करो। दोबारा बता दूं, आरओयू का फॉर्मूला लिखा, नीचे देखा क्या है? फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू को सबके साथ क्या करवा दिया? माइनस करवा दिया। और कुछ? अब जनरल एंट्री पे आ जाए जल्दी जल्दी। जी सर, अब जनरल एंट्री करा दें इसकी। सेल्स एंड लीज बैक की जनरल एंट्री क्या बनी? अब आ गए भाई जनरल एंट्री की तरफ। सुनो भाई जनरल एंट्री, एक हाथ दो एक हाथ लो, सेल्स एंड लीज बैक है ना, एक हाथ दो दूसरे हाथ ले लो। एंट्री क्या बनेगी?
सर हमने लीज के सवाल में ये देखा है कि आप आर यू को डेबिट करते थे, यहां पर भी लीज आ रही है तो आर यू को क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है सर, आर यू को किस अमाउंट से डेबिट करेंगे, आर यू का फॉर्मूला स्टेप नंबर 2 के अंदर बता दिया है, उस अमाउंट से आर यू को क्या कर दोगे, डेबिट कर। ठीक है सर, मान लिया आर यू को डेबिट कर दिया। अच्छा सर, लीज के एग्रीमेंट में हम एक काम ये भी किया करते थे कि हम लीज लायबिलिटी को क्रेडिट किया करते थे। जी बिल्कुल, लीज लायबिलिटी को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो कर दिया हमने लीज लायबिलिटी को क्रेडिट। अच्छा सर, फिर उसके बाद अब और क्या करें, अब और क्या करें, सर और ये करें कि भाई जब आप अपना एसेट बेच, ये तो आपने लीज को रिकॉर्ड किया, अभी तक आर यू को डेबिट किया, लीज लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, लीज को आपने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। स्टेप नंबर 2 यहाँ पर क्या कर रहे थे भाई, सेल कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। जब सेल करोगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा। सेल करोगे क्या आएगा, पैसा आएगा। उस पैसे को कहाँ लिखोगे, कैसा, कहाँ पे आएगा पैसा, बैंक में आएगा। तो बैंक कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे। सर बैंक में पैसा कौन सा आएगा, बैंक में पैसा वो पैसा आएगा जो हमारा सेलिंग प्राइस वाला पैसा होगा, जितने में अपने बैंक को वो अपना एसेट चिपकाया होगा, वो वाला अमाउंट यहाँ पर बैंक के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा सर, बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं तो हमारे पास से एसेट जा भी रहा है, तो भैया एसेट को टाटा बाय बाय कर दो क्रेडिट साइड पे। किस वैल्यू से टाटा बाय बाय कर दो, कैरिंग वैल्यू से। ठीक है सर, हमने एसेट को भी टाटा बाय बाय कर दिया क्रेडिट साइड पे। और कुछ रिकॉर्ड करना है, बिल्कुल रिकॉर्ड करना है। ये जो आपने लॉस और गेन का फार्मूला बताया है, इसमें हमें लॉस भी हो रहा है और गेन भी हो रहा है। तो भैया अगर लॉस हो जाए क्वेश्चन में, तो आप उस लॉस को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना, और अगर गेन हो जाए क्वेश्चन में, तो उस गेन को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड। और इंक्रीज का टोटल कर लेना, डेबिट और क्रेडिट अगर तो इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपने फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यूज बिल्कुल ठीक लिखी हैं। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब कोई ना कोई आपने भंड किया। ये हमारी क्या है, जनरल एंट्री। यहाँ पे कोई सवाल किसी का, यहाँ तक कोई सवाल किसी का, जल्दी जल्दी बता दो। आगे चले फिर हम एक क्वेश्चन कर ले, सेल्स एंड लीज बैक का। किसी का कोई सवाल बेटा, सबको क्लियर है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अकबर लिमिटेड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर। ठीक है, 31 मार्च की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑन 1 अप्रैल ईयर 4, AL सोल्ड अ मशीन टू अनदर कंपनी। अब वो कह रहे हैं कि ये जो अकबर लिमिटेड है, ये अपनी एक मशीनरी जो है वो सेल कर रही है किसी दूसरी कंपनी को, SL को, और फॉर रुपीज 8,50,000। ये 8,50,000 में अपने एसेट को क्या कर रही है, सेल कर रही है। तो दैट इज सेल्स वैल्यू 8,50,000 कि कितने का एसेट सेल किए। एंड देन लीज इट बैक अंडर 10 years एग्रीमेंट, 10 साल का एग्रीमेंट किया है इन्होंने कि उससे वापस लिया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो लाइफ आ गई लीज एग्रीमेंट की, वो 10 years हो गई। ठीक है। अच्छा, फिर आगे आपको बता रहे हैं कि AL had a purchased the machine exactly 10 years previously for rupees 5 lakh and had charged total depreciation of rupees 60,000 on the machine up to the date of disposal। वो कह रहे हैं कि ये तो इन्होंने लाइफ बताई है भाई लीज की।
वो कह रहे हैं कि एसेट जो है वो इन्होंने 10 साल पहले लिया था। तो 10 साल पहले ये जो एसेट था वो कितने का था, 5 लाख का था। और अब तक जो इसका डेप्रिसिएशन हो चुका है टोटल, वो हो चुका है 60,000। यानी कि सर अगर हम कैरिंग वैल्यू निकालना चाहें तो इजीली निकाल सकते हैं कि कॉस्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, 5 लाख में से अगर हम 60,000 माइनस कर दें तो हमारे पास सर कैरिंग वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5 लाख 4,40,000। ये इसकी कैरिंग वैल्यू आ। अच्छा, फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि assume that the transfer of the machine by the seller least satisfy the requirement of IFRS 15। कह रहे हैं कि ये जो आपने ट्रांसफर किया है यानी कि जो आपने सेल की है, ये जो आपने सेल की है ये अकॉर्डिंग टू IFRS 15 के मुताबिक सेल हुई है। एक बात ये भी याद रखिएगा, वैसे जो सेल्स एंड लीज बैक वाला क्वेश्चन जो होता है IFRS 16 में जब आता है तो उसके अंदर होता यह है कि IFRS 15 जो है वो रेवेन्यू का बेसिकली आपका जो है वो टॉपिक है। उसमें रेवेन्यू को किस तरीके से डील किया जाता है वो IFRS 15 आपको बता रहा होता है। तो वो इंशाल्लाह ताला जब हम पढ़ेंगे तो उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। तो अगर यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एसेट को सेल कर रहे हो। जब आप सेल कर रहे हो तो यहाँ पर एक एलिमेंट किसका आ रहा है, एक एलिमेंट आ रहा है रेवेन्यू का भी, क्योंकि सेल कर रहे हो। अब जब रेवेन्यू डील होता है वो IFRS 15 में डील होता है। अगर वो रेवेन्यू IFRS 15 के मुताबिक सारी कंडीशंस फुलफिल करता है तब आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये लीज एग्रीमेंट जो है, सेल्स एंड लीज बैक वाला, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज फिर वो लीज की कैटेगरी के अंदर नहीं आता क्योंकि प्रॉपर सेल ही नहीं। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन में आपको वैसे भी मेंशन कर देगा, अगर मेंशन नहीं करेगा तो आप उसको लीज पर डील नहीं करोगे क्योंकि सेल नहीं होगी। तो IFRS 15 आपको ये बताता है कि आया कि ये चीज आपकी रेवेन्यू है कि नहीं है। अगर तो रेवेन्यू नहीं है तो फिर आपका ये सेल्स एंड लीज बैक वाला एग्रीमेंट भी नहीं होगा, फिर आप उसको एज अ लीज डील नहीं करो। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि मशीन बाय द सेलर लेसली सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS 15, यानी कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस कि ये हमारे पास इसी IA 16 के अंदर जो है वो ट्रीट हो। रिपीट कर देता हूं कि मेरे भाई, अगर 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 कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि IFRS 15 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो लीज एग्रीमेंट में या लीज कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं, क्योंकि IFRS 15 जो है ना वो हमारा रेवेन्यू का IFRS है। तो यहाँ पर रेवेन्यू को बताया जाता है कि कौन कौन सी चीजों को आप रेवेन्यू कंसिडर करोगे और कौन कौन सी चीजों को आप रेवेन्यू कंसिडर नहीं करोगे, वो IFRS 15 जो है वो पूरे पॉइंट्स बताता है। तो यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि ये सारी कंडीशंस जो है IFRS 15 की सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट मींस अब जब IFRS 15 सेटिस्फाई हो रहा है हम इसको IFRS 16 के तहत जिस तरीके से लीज का ट्रीटमेंट होता है उस तरीके से हम उसको डील करेंगे। अगर तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा होता तो ये क्वेश्चन जो है वो हम यहीं पर छोड़ देते, इस क्वेश्चन को हम आगे लीज पर जो है वो सॉल्व नहीं करते। क्लियर हो गई बात? So it is necessary to fulfill all conditions of IFRS 15, क्योंकि यहाँ पर हमारी सेल इन्वॉल्व है। सेल बोले तो रेवेन्यू होता है और रेवेन्यू डील होता है 15 के अंदर। क्लियर है फैसल भाई? आगे चलो। अच्छा जी, आगे वो बता रहे हैं कि डिटेल ऑफ द सेल्स एंड लीज बैक एग्रीमेंट आर एज फॉलोज। कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम SL रुपीज 8,50,000। वो कह रहे हैं बदले में आपको 8,50,000 मिल गया। वो हमने कहानी में ऊपर ही देख करके पढ़ लिया था। फिर कह रहे हैं कि फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल वाज रुपीज 5,50,000। तो यहाँ पर हमारे पास जो फेयर वैल्यू है वो आपको बता रहे हैं कि 5,50,000। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद आगे क्या है, आगे ये है कि लीज रेंटल्स पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी कि एंड ऑफ ईच ईयर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आ गया हमारे पास ऑर्डिनरी लीज आ गई, क्योंकि एंड ऑफ ईच ईयर आ रहा है। 1 लाख एंड इंटरेस्ट रेट implicit in the lease is 10% per annum। तो इंटरेस्ट रेट भी बता दिया और आपको रेंटल भी बता दिया इसने।
कि भैया रेंटल जो है वो हर साल कितना वो देना पड़ेगा, 1 लाख देना पड़ेगा। और जो रेट है वो कितना है, वो है हमारे पास 10%। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि हाउ ए एल, यानी कि लेसी, ए एल क्या है, लेसी है, should reflect in its books of account right of use और gain or loss on right transfer। ठीक है, राइट ऑफ यूज बताओ कि क्या क्या होगा, उसकी अमाउंट क्या होगी और गेन और लॉस कितना होगा। बहरहाल हम इसकी पूरी एंट्री करेंगे। यार फैसल भाई वॉइस में क्या करें क्लास के मैं सुन नहीं सकता यार, कैसे सुनूंगा वॉइस। मैं सुनूंगा ना तो यहाँ पे आपकी वॉइस माइक के साथ ओपन हो जाएगी, क्लास के बाद आपकी वॉइस। अच्छा, तो अब यहाँ पर स्टेप नंबर 1 जो फैसल भाई ने हमें बताया था, वो बताया था, क्या बताया था, स्टेप नंबर 1 जो हमें फैसल भाई ने बताया था वो ये बताया था कि सर सबसे पहला काम आप ये कर लें कि लीज लायबिलिटी निकाल लें। ठीक है जी, लीज लायबिलिटी निकाल लेते हैं। अच्छा, लीज लायबिलिटी का फॉर्मूला वही प्रेजेंट वैल्यू वाला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, रेंटल जो आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है। 1 लाख इंटू 1 - 1 + 10%, और पावर क्या है, 10 साल की लीज है तो -10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 10%। तो भाई हमारे पास जो लीज लायबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी, हमारे पास जो लीज लायबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 614457, 614457, ये आ जाएगी लायबिलिटी। यही आ रही है आप लोगों की? आप भी देख के बता दो यार, आंसर कंफर्म कर दो मुझे, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर है? यही है, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद आगे आ जाओ। आगे जो स्टेप नंबर 2 बताया था वो क्या बताया था, स्टेप नंबर 2 बताया था कि आप सबसे पहले क्या निकाल लो, आर ओ यू निकाल लो। आर ओ यू के लिए हमें क्या चाहिए, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ पहले, फिर आर ओ यू की तरफ जाओ। नेट प्रेजेंट वैल्यू, देखो अभी बताया थोड़ी देर पहले। देखो, आर यू निकालना है हमें सेकंड स्टेप में। आर यू में कैरिंग वैल्यू चाहिए होती है, फेयर वैल्यू चाहिए होती है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है। कैरिंग वैल्यू हमें पता है, फेयर वैल्यू भी हमें पता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें नहीं पता। पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस माइनस एडजस्टमेंट। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी जो अभी अभी ताजा ताजा गर्मा गर्म निकाली है हमने, 614457, प्लस माइनस इसमें क्या करेंगे हम, एडजस्टमेंट प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस हम इसमें क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। अब एडजस्टमेंट क्या थी, एडजस्टमेंट मैंने आपको बताई थी, फेयर वैल्यू और सेल्स वैल्यू का कंपैरिजन, वो हमारे पास क्या होगी, एडजस्टमेंट होगी। एडजस्टमेंट क्या होगी, फेयर वैल्यू और सेल्स वैल्यू का कंपैरिजन। तो फेयर वैल्यू और सेल्स वैल्यू, 8,50,000 की आपकी सेल्स वैल्यू है, और फेयर वैल्यू आपकी कितनी है, 5,50,000। ठीक है, इसको आप माइनस कर दो, 850 में से 550 माइनस करो तो कितना आ जाएगा भैया एडजस्टमेंट का, 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब 3 लाख क्या है, ये आपकी सेल्स वैल्यू है और ये आपकी क्या है, फेयर वैल्यू है। 550 की चीज 850 में बेच रहे हो तो क्या होगा, गेन होगा। क्या होगा, गेन होगा। और गेन को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 614457 माइनस हो जाएगा 3 लाख। ये बात समझ में, मैंने यही बताया था ना कि गेन और लॉस को आप क्या करते हो, प्लस या माइनस करते हो। अगर गेन होगा तो माइनस कर दोगे, लॉस होगा तो प्लस कर दोगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी।
अच्छा फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास 314457, ये आ गई हमारे पास क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर अब हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ चुकी है, तो फैसल भाई के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, आरओयू निकाल सकते हैं। आरओयू का फॉर्मूला सर आपने बताया था, कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। तो कैरिंग वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 440 थी। कैरिंग वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 440। ऊपर ही हमने पहले ही निकाल ली थी 4,40,000। तो 4,40,000 सर मल्टीप्लाई बाय एनपीवी। एनपीवी अभी अभी आपने निकाली है 314457 डिवाइडेड बाय, इसको आप फेयर वैल्यू कर दें। फेयर वैल्यू हमारे पास जो थी वो कितनी थी, 8 लाख, नहीं 5,50,000। तो हमारे पास आरओयू आ जाएगा, उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 251566। ये हमारे पास आरओयू आ गया। अच्छा सर फिर उसके बाद हम क्या कर लें, उसके बाद लॉस और गेन निकाल लें, थर्ड स्टेप। ये आरओयू सबको क्लियर हो गई बात। देख लो भाई, इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछ। ठीक है जी, आरओयू सबको क्लियर हो गया। अच्छा सर फिर उसके बाद जो है वो हम क्या कर लेंगे, उसके बाद जो है सर हम ये करेंगे, स्टेप नंबर 3, लॉस और गेन फाइंड आउट कर लेंगे। सर लॉस और गेन फाइंड आउट करने का तरीका क्या क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा वो बता दें। पहले आरओयू का फॉर्मूला लिख दो। आरओयू का फॉर्मूला क्या है, कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे आपस में, और फिर उसको डिवाइड करवा दोगे, सॉरी कैरिंग वैल्यू और एनपीवी। एनपीवी मल्टीप्लाई होंगे और फेयर वैल्यू से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जो नीचे है उसको फिर माइनस करवा दो, मतलब कि फेयर वैल्यू क्या कर दूं, माइनस, और यहाँ पर भी फेयर वैल्यू में क्या कर दूं, माइनस। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फेयर वैल्यू कितनी है आपकी, 550 की। कैरिंग वैल्यू कितनी है, 440 की। अगेन फेयर वैल्यू कितनी है आपकी, 550 की। एनपीवी आपकी कितनी है, 314457। और फिर सर इसको डिवाइड करवा दें और फेयर वैल्यू से। तो सर फेयर वैल्यू हमारी कितनी आ गई, फेयर वैल्यू थी हमारी 5,50,000। तो लॉस और गेन जो आएगा सर वो हमारे पास आ जाएगा 47,108। और ये क्या होगा सर, ये होगा हमारा गेन होगा। सर आपको कैसे पता लग रहा है कि गेन होगा, देखो फेयर वैल्यू का और कंपैरिजन कर लो आप कैरिंग वैल्यू के साथ। फेयर वैल्यू आपकी 550 है और कैरिंग वैल्यू आपकी कितनी है, 440 है। तो आपको क्या होगा, गेन होगा। और वैसे आपको आगे चल के भी समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। अब सर आ जाए जनरल एंट्री की तरफ। कैलकुलेशन समझ में आ गई कि किस तरीके से हमने कैलकुलेशन की है। यहाँ तक बेटा किसी का कोई सवाल हो, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई तकलीफ। गेन लो, गेन आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। अभी खुद बहुत क्लियर हो जाएगा गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ये देखो एंट्री पे आ रहा हूँ मैं, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम आरओयू को डेबिट करेंगे। आरओयू की वैल्यू हमने निकाली हुई है, कितनी निकाली हुई है, 251566। 251566। एडजस्टमेंट निकालने के लिए फेयर वैल्यू क्यों ली, क्योंकि कंपैरिजन ही फेयर वैल्यू के साथ हो सकता है ना। आपका एसेट आपकी मार्केट में कितने का चल रहा है और फिर उसको आप कितने का बेच रहे हो, तो इसके साथ कंपैरिजन हो।
नहीं, सीवी नहीं लेंगे, फेयर वैल्यू लेंगे। कैरी देखो, अगर तो हमने सीवी ले ली ना, तो फिर तो एक्चुअल गेन हो जाएगा, ये जो अभी हमने कैलकुलेशन की है। वो एक्चुअल लॉस और गेन थोड़ी, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था कि यार लॉस और गेन ये है। ठीक है। एक्चुअल लॉस और गेन तो ये है जो कि बकायदा तौर पे फॉर्मूले में निकाला है हमने। वो तो समझाने के लिए बताया था कि भाई लॉस हो रहा है कि गेन, ताकि आपको पता लग सके कि भाई गेन होगा तो क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, लॉस होगा तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक्चुअल लॉस और गेन नहीं है। एक्चुअल लॉस और गेन तो ये है जो कि हमने फॉर्मूले के अंदर लॉस और गेन का फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट किया है। इस तरीके से लॉस और गेन निकाल, वो तो सिर्फ याद रह जाए। हमारे टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाया माशाल्लाह से, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग पढ़ाया। लेकिन ना इस बारे में हमेशा मैं जो है वो कंफ्यूज रहता था। वो कंफ्यूज इस तरीके से रहता था, उन्होंने बता दिया था कि शेयर फेयर वैल्यू अबव टू द शेयर सेलिंग प्राइस, या फेयर वैल्यू बिलो टू द सेलिंग प्राइस, प्लस और माइनस करोगे। तो ऐसे में फिर कंपैरिजन करना जो है वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो मैंने क्या किया, सिंपल एक इसका फॉर्मूला इजाद कर लिया कि यार सेल्स वैल्यू और मैं फेयर वैल्यू का डिफरेंस लूंगा, और यहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि लॉस हो रहा है कि गेन। मैं, ये मेरी अपनी सोच है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन के अंदर नहीं है। क्वेश्चन के अंदर तो हम अलग से लॉस और गेन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपको आसानी के लिए बताया कि भाई गेन हो रहा है कि लॉस होगा, इस तरीके से कंपैरिजन कर लेना तो आसान हो जाएगा कि गेन को माइनस कर देना और लॉस को प्लस कर देना। अच्छा, आरओई डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा, और बैंक किस वैल्यू से डेबिट होगा, जितने से नोट आ रहे हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस आपकी कितनी थी भाई, कितने का माल बेच रहे थे आप, 850 का बेच रहे थे, 8,50,000। ठीक है। फिर उसके बाद जो है लीज लायबिलिटी को क्रेडिट कर दें। और लीज लायबिलिटी जो हमने निकाली थी वो निकाली थी कितने से, 614457। 614457, ये हमारी क्या थी, लीज लायबिलिटी। फिर उसके बाद जो है एसेट को क्रेडिट कर दे कैरिंग वैल्यू से। एसेट की कैरिंग वैल्यू थी 4,40,000। अब खुद ही कंपैरिजन कर लो, ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्या है, क्रेडिट साइड है। अगर तो क्रेडिट साइड कम पड़े तो क्या होगा, गेन होगा, और अगर तो डेबिट साइड कम पड़े तो क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर हमारी क्रेडिट साइड कम पड़ रही है, अगर आप टोटल करोगे ना, क्रेडिट साइड कम पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। गेन का अमाउंट हमने ऊपर निकाल रखा है 47,108। तो गेन और लॉस का नहीं पता लग रहा हो, देख लेना कौन सी साइड कम पड़ रही है। क्रेडिट साइड कम पड़ रही है तो गेन हो जाएगा, डेबिट साइड कम पड़ रही है तो लॉस हो रहा होगा। और सेम उतना ही डिफरेंस आ रहा होगा जितना आपने गेन निकाला। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? किसी का कोई सवाल?